बहुत आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की थोड़ा सा मुश्किल, विधायक की आलोचना में खतरा तो है, मगर ग्राम प्रधान की आलोचना में पिटाई होना तय है। और बिरजू भाई सही मायनों में ब्लॉगर है तो है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन जिस किस्म की सरकार है उस किस्म के लोगों के लिए बिरजू भाई बिल्कुल सही आदमी है। मुझे बहुत पसंद है बिरजू भाई का अंदाज, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ऐसे गहन आंदोलनकारी हैं। दाजू में पहाड़ छू, डाई ढूंगे दीवार छू, बाज सुखी काट छू, सैण सैण कशियाला में तो ठाड़ धार छू, पूस मेहना हाउ छू, जेठा दिना घाम छू, आओ बैठो चाह पियो, चिन के खाचा टपुक लियो, देख लियो अब जेल छू, यो ही मेरे पछाड़ छू, दाजू में पहाड़ छू। बहुत बढ़िया। तो अब क्या चाय बना रहे हैं? बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं और आज मेरे साथ वीडियो में आने वाले हैं हर्ष काफर, जो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। उत्तराखंड में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही युवा कवि हैं। और तो आज हमारे गाँव में आए हुए हैं, तो उनसे एक लंबी बातचीत होगी, उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसके अलावा उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो काफ़ी बढ़िया बातचीत होने वाली है। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सीधे हर्ष भाई को लेते हैं और शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। तो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त हैं हर्ष काफर। तो हर्ष भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। गांव वाला यूट्यूब चैनल पे, गांव वाला यूट्यूब चैनल पर, गांव वाला यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबरों को मेरा प्रणाम। तो हर्ष जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं और 2-3 साल में आप कहाँ से अचानक से उभर के आ गए बीच में एकदम, मतलब पहले थे नहीं आप इस पृष्ठभूमि में? हाँ, मैं इन्हीं गाढ़ गधेरों से हुआ। तो अपने गांव का नाम बताइए। यही कोसी के किनारे हमारा गांव है, माला गांव है। अच्छा। वहीं ऊपर धार है, उसी धार का गिदार हुआ मैं। धार का गिदार? हाँ। तो धार के गिदार हुए आप। और माला गांव के बारे में हमने बहुत सुना है कि वहाँ पे कई बुद्धिजीवी लोग रहे, और आज भी रह रहे हैं। आप जैसे लोग हैं वहाँ पे। तो क्या खास, क्या मतलब है इसका राज? राज ये है कि पढ़ाई लिखाई में आगे थे, सवर्णों का गांव है वो। अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई हुई और दूसरी बात खेती किसानी हुई, खेतों पे अधिकार हुआ। और दूसरी बात ये हुई कि चंदों के टाइम से ही मतलब वो थोड़ा सा एक्टिव रहे। वैसे माला तो हाँ, ब्राह्मण। तो हाँ ब्राह्मण, तो वो क्या नाम कहते हैं, और खेती पे उनके पूरे अधिकार हुए। ठीक है, पूरा का पूरा उन्हीं के अधिकार हुए। तो खेती से जितना बना उसी से कमाया, उसी से खाया, उसी से बच्चों को पढ़ाया, उसी से बच्चों को पढ़ा के फिर नौकरियों में लगाया। फिर क्या नाम कहते हैं, वही रहा मतलब टोटल। फिर नौकरी में गए और आए नहीं? हाँ, नौकरी में गए फिर आए नहीं। तो अभी शुरुआत में तो आते थे ना। हाँ। मतलब 90 के दशक तक आते थे लोग। हाँ हाँ। अब तो मतलब जो गया गया, वो वापस कहाँ लौटा। तो ये बताइए, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? पढ़ाई लिखाई यही GIC सोमेश्वर से। और उच्च शिक्षा? उच्च शिक्षा रही मेरी पंजाब में एक कॉलेज है, संत लौंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहीं से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बीटेक किया? हाँ। तो जॉब की? जॉब की तो वापस आ गए फिर? हाँ। तो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आप नहीं आते? नहीं, लॉकडाउन से मेरी जॉब का कोई मतलब नहीं था, मैं पहले ही निर्णय ले चुका था। लॉकडाउन से मैं करीबन 3 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका था। अच्छा। हाँ, मैं लॉकडाउन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। लॉकडाउन के टाइम पे तो मैं क्या नाम कहते हैं, अमरकंटक में घूम रहा था, नर्मदा के तट पे। 1.5 महीने का प्रवास रहा वहाँ। अच्छा। हाँ, वहीं मजे ले रहा था। फिर जैसे ही पता चला कि चाइना में कुछ हो गया है, तो वहां से भी भागना पड़ा। क्या हुआ था चाइना में? चाइना में कोरोना का जो भी केस आ गए थे, तो वहां से इतना समझ आ गया था कि कुछ बवाल होने वाला है। तो मैं नर्मदा के तट से भागता हुआ आया, दिल्ली में पहुंचा तो दिल्ली में फंस गया। वहां वो चल रहा था, ये कोई आंदोलन चल रहा था, क्या था, कुछ आंदोलन था, वो भूल गया मैं उसका नाम। बहुत तगड़ा आंदोलन चल रहा था, तो दिल्ली भी बहुत बंद पड़ी थी। CAA वाला तो नहीं था उसमें? CAA वाला ही आंदोलन था, बल्कि हाँ CAA वाला आंदोलन था। तो वहां से भी भागता हुआ घर पहुंचा, तो फिर यहीं रह गया। तो आपका नाम वैसे है हर्षवर्धन जोशी? हाँ। और वैसे है हर्ष काफर? वैसे। तो काफर का क्या अर्थ है? काफर का मीनिंग है कि जो कफरी गया हो, जो अपनी धुन में चल रहा हो। और कवियों को अपने धुन में चलना भी चाहिए ताकि हर किसी से टकरा सके। अच्छा। अपनी बात कह देनी हुई, बाकी फिर सुननी नहीं हुई किसी की। तो अपने आप को आप कवि कह रहे हो मतलब?
नहीं नहीं, मैं कवि नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को इतना बड़ा कोई कवि नहीं हूँ। ठीक है, जैसे हम आपके बारे में बात करते हैं तो कोई आपको कवि कहता है, कोई आपको कहता है कि उत्तराखंड के सबसे अच्छे ब्लॉगर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर कहता है और कोई कुछ कहता है, मतलब आप हैं क्या वैसे अगर देखा जाए तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? मतलब मेरे को लगता है कि मैं लिख लेता हूँ और जो मैं समझता हूँ वो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मेरी गंदी आदत है। अच्छा। तो वही समझाने के क्रम में ही लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मतलब मेरे लोग वो जो मैं अपने लोगों को के साथ संवाद करने का एक तरीका है मेरा लेखन। ठीक ठीक। तो अभी आपकी एक डॉक्यूमेंट्री आई है, परसों ही आई है। परसों मतलब कि 17 मार्च को, कल आई हो। हाँ मतलब कल जब आप लोग देखेंगे परसों। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ठीक है, कल आई है। फॉरेस्ट फायर इन हिमालयाज करके उसका नाम है। तो जो उत्तराखंड में जंगलों में आग लगती है उसके ऊपर वो केंद्रित है। तो ये विचार कहाँ से आया कि अब डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, क्योंकि आपने पोस्ट भी की थी कि अब शायद आप हर 1-2 महीने में एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे। मेरा इस साल का रिजोल्यूशन यही था कि मैं डॉक्यूमेंट्री पे काम करूं, बड़े फॉर्मेट में जाऊं, यूट्यूब के बड़े फॉर्मेट में जाऊं। और क्योंकि कविताएं जो है केवल दरवाजा खोलती है, खिड़कियां खोलती हैं, लेकिन जब आपको बड़ा काम करना होता है तो फिर आपको बड़े फॉर्मेट में उतरना पड़ता है। अपनी बात, जब बड़ी बात है विस्तृत तरीके से कहनी है और विस्तृत तरीके से समझानी है तो आपको बड़े फॉर्मेट को चूज करना पड़ता है। और इसी क्रम में मैंने सोचा कि अब मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। और डॉक्यूमेंट्री में भी फॉरेस्ट फायर मैं ये कहूंगा कि फॉरेस्ट फायर तो हमने मतलब बचपन से देखी है, हम लोग अच्छे से समझते हैं फॉरेस्ट फायर को। ऐसा नहीं है कि गांव घरों में अनपढ़ आदमी भी समझता है, अनपढ़ तो है कोई बचा नहीं है, लेकिन वो समझता है, अच्छे से समझता है। लेकिन बात क्या है कि नीतियां क्या है और सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, और लोगों के अंदर वो जिल क्यों खत्म हो रही है आग को लेकर। क्यों नहीं जा रहे हैं हम लोग अब आग बुझाने, जब क्योंकि हमारे सरोकार जो जंगलों से है वो खत्म हो गए हैं। हम मान चुके हैं कि ये संसाधन जो है, जो वन के संसाधन है वो सरकार के हैं, जबकि वो संसाधन हमारे हैं। और जब वो संसाधन ही जल जाएंगे, जब हमारे संसाधन ही जल जाएंगे तो फिर हम किसे कहेंगे पहाड़। हम बेसिकली संसाधन, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा भोजन, यही तो है पहाड़, इसी से मिलके पहाड़ बनता है। लेकिन हमारे संसाधन खो जाएंगे तो कैसी संस्कृति बचेगी, कैसे हमारा वेशभूषा बचेगी, हम कैसे बचेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में कई लोगों से मिलना होता है और मतलब काफी चलना भी पड़ता है, काफी जगह जाना भी पड़ता है, मतलब इधर उधर जाना पड़ता है, ट्रेवल काफी होता है। तो कहाँ कहाँ आप गए और क्या क्या आपके लिए चुनौती? इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में 2.5 महीने लगे हमको। और मैं 2 तारीख जनवरी 2 तारीख से शुरू की थी मैंने ये। पहले नैनीताल जाना हुआ, फिर हल्द्वानी जाना हुआ, फिर बसौली जाना हुआ, ताकुला के पास बसौली पड़ता है, शीतला खेत गए, दोराहाट गए, बहुत सारे लोगों से मिले। मतलब तो जाना तो बहुत पड़ता है, मतलब ये थोड़ा सा मेहनत का काम तो है। और सबसे जरूरी बात क्या है कि आप ना खाली उठा के ले आते हो चीजें, ठीक है, अब उसे कहानी के फॉर्म में, एक तो होता है कि आपने कहानी लिखी और फिल्म बना दी, इसमें आप ना उठा के ले आते हो चीजें और अब आपको कहानी बनानी है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मतलब डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में ही पूरी होती है। एडिटिंग मतलब सबसे उसमें बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है एडिटिंग। तो मैंने देखी, काफी अच्छी लगी डॉक्यूमेंट्री। हर्ष काफर यूट्यूब चैनल पे वो डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है कि ये लोगों तक पहुंचेगी। वैसे अगर डॉक्यूमेंट्री जो फॉर्म है उसकी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं या फिर एलिट वर्ग है वो ज्यादा पसंद करते हैं डॉक्यूमेंट्री देखना, या फिर उनके मतलब की चीज होती है। जो आम आदमी है वो लघु फिल्म देख लेता है, कुमाऊनी लघु फिल्म देख लेता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद नहीं करता। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, समाज बदल रहा है। जैसे मैंने कहा कि अब अनपढ़ तो कोई बचा नहीं है। लोग जब कोई जानना चाहेगा, वो सबका अपना अपना टेस्ट है। किसी को जबरदस्ती किताब पढ़ो कहना का बेकारी है ना। अब जिस दिन उसका मन होगा मेरी कविताएं पढ़ने का, पढ़ेगा, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। चलो तो, कविताएं की बात आ गई। हाँ। अब यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट्री का प्रमोशन बंद करते हैं, ठीक है? और जिसे देखना होगा चले जाएगा। कहाँ पे जाना है बता दो। मेरे एक यूट्यूब चैनल है हर्ष काफर नाम का, HARSHKAFAR।
उसी में पहले नंबर पे वो डॉक्यूमेंट्री रखी होगी। ठीक है, और नाम है फॉरेस्ट फायर इन हिमालय। फॉरेस्ट फायर इन हिमालय। तो अभी वापस कविताओं की बात आ गई थी, बात करते करते, तो मैं चाहूंगा पहले तो आप एक कविता सुनाएं। मैं सोच रहा था जब कल की आपके साथ बात करूंगा तो कविता के साथ शुरू करूंगा, लेकिन मैं भूल गया कविता आपसे सुनवाना। चलो यहाँ पे कविता होगी। कविता सुनाऊंगा, प्रदीप भाई की कविता है। प्रदीप भाई के बारे में बताएं। प्रदीप सैनी रहते हैं वहाँ पौंटा साहिब में। पौंटा साहिब में वो हिमाचल के हैं और अच्छी कविताएं करते हैं और मुझे बहुत पसंद है उनकी कविताएं। तो उनकी कविताएं क्योंकि स्थानीयता पे बात कर रही है। हम बड़ी बड़ी बातें करके कोई फायदा नहीं है ना, बड़ी बड़ी बातें करके प्रधानमंत्री की बात कर देना, राज्यपाल की बात कर, राष्ट्रपति की बात कर देना, इनकी बातें करके हमको क्या मिलेगा। हमें अपनी स्थानीयता की बात करनी है कि सोमेश्वर में कूड़ा हो रखा है, क्या नाम कहते हैं, कोसी गंदी है, इन पे कौन बात करेगा। ठीक, तो वो कविता स्थानीयता पे बात करती है। तो वो कहती है कि बहुत आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की थोड़ा सा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा तो है, मगर ग्राम प्रधान की आलोचना में पिटाई होना तय है। अमेजोन के वर्षा वनों की चर्चा करना कूल है, मगर हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों पे बहस खड़ी कर देना थोड़ा सा मुश्किल। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है, मगर उसमें पैसे भी बन सकते हैं। पास वाली नदी से रेता खरोड़ते ट्रैक्टर ट्रॉली की शिकायत करना जानलेवा है मित्र। स्थानीयता के सारे 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 संघर्ष जानलेवा है, चाहे वो कविता में हो या फिर आम जीवन में। ये कविता मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं हर अधिकतर जगह इसको सुनाता हूँ। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि स्थानीयता की बात करना मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी पड़ोसी की आलोचना करेंगे तो उससे फिर वो थोड़ा डर है कि वो उससे संबंध गहरे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रधानमंत्री की आलोचना तो हम कर सकते हैं कि यार ये बिल्कुल बेकार काम, दोनों साथ में बैठ के कर सकते हैं, चाहे हम दोनों अलग अलग पार्टी के भी हों। हाँ बिल्कुल सही कहा, इस बात पे आपसे हम सहमत हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, छोटे भी बनाते हैं, बड़े भी बनाते हैं, लंबी बनाते हैं, रील्स भी बनाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में नग्नता, अश्लीलता और फुहड़ता काफी बढ़ी है। बड़ी क्या है, हम देखना भी पसंद करते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? तो जब इसे लोग देखना पसंद करते हैं तो जो कंटेंट आप बनाते हैं या फिर जो कंटेंट मतलब जो सिंपल कंटेंट होता है, इसमें इस तरह की चीजें नहीं होती है, उसके लिए कितनी संघर्ष है, कितना स्ट्रगल है कि वो लोगों तक पहुंचे? क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा है कि वो तो है ही। खैर एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम ही है वो। एक्चुअली एल्गोरिदम का मतलब ही नग्नता और अश्लीलता हो गया है। तो जब तक आपको सामने कुछ इस टाइप का आइटम नहीं दिखेगा तब तक आप क्लिक नहीं करते हैं। होता ही है वो, और ठीक है, सबका अपना अपनी अपनी इच्छा है, चलेगा कोई ना कोई कंटेंट कभी ना कभी चलेगा। आपको लग रहा है कि ये जो है ये बढ़ता रहेगा या फिर कुछ टाइम बाद लोग बोर हो जाएंगे इससे? किस चीज से? अश्लीलता से? हाँ। अश्लीलता से कहाँ कोई बोर होता है, अश्लीलता से कोई बोर नहीं होता है। सही है, सहमत हूँ आपकी बात से। तो फिलहाल अभी एक गंभीर सवाल है। पिछले साल बरसातों में आपने एक बहुत लंबी यात्रा की, अस्कोट आराकोट यात्रा 2024। बिल्कुल। उसके आप भाग रहे, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को जिनको पता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब थोड़ा उसके बारे में, और उसके अलावा उसके अनुभव भी आप बताएं। अस्कोट आराकोट यात्रा 25 मई से 8 जुलाई तक की गई यात्रा है। वो यात्रा करीबन 1200 किलोमीटर की एक यात्रा है, जो उत्तराखंड के 7 डिस्ट्रिक्टों में को कवर करते हुए निकलती है, जो शुरू होती है नेपाल बॉर्डर से के पांगू गांव से और खत्म होती है आराकोट में, वो जो पड़ता है हिमाचल के बॉर्डर में। तो इसमें हम 36 नदी घाटियां हैं, कई बुग्याल हैं, कई खरक हैं, 360 गांव हैं। तो इन सबको कवर करते हुए हम चलते हैं। एक दिन हम रुकते हैं वो गांव में, जैसे तुम्हारे गांव में एक दिन रुके हम, शाम को पहुंचे, अगले दिन निकल गए। तो जो भी अनुभव बटोर सकते हैं हम चलते चलते, क्योंकि हर दिन लगभग 20 से 25-30 किलोमीटर, कभी कभी 32-35 भी होता है। तो वो रोज का चलना होता है। तो चलते हुए जितने अनुभव बटोर सकते हैं, जिस तरीके से देख सकते हैं, उसमें कई किस्म के लोग होते हैं, पत्रकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, इतिहासकार होते हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। तो ये एक समग्र दृष्टि भी बनाती है जब हम लोग सब साथ में चल रहे होते हैं और हम अपने अनुभव भी आपस में साझा कर रहे होते हैं कि उसकी दृष्टि अलग है और मेरी दृष्टि अलग है। तो मैंने क्या देखा, तूने क्या देखा, क्योंकि
चलना तो है ही, लगातार चलना है। तो ऐसा नहीं कि बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैठना वहीं होता है जहां रात का पड़ाव होता है। तो ये एक चैलेंजिंग यात्रा तो है ही है, क्योंकि जब आप 15 दिन चल लेते हैं ना तो उसके बाद बोर लगने लगती है। तो ये 45 दिन की एक यात्रा है, तो है बहुत चैलेंज है, बहुत अच्छे अनुभव हैं, अपने समाज को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है एक यात्रा लगती है मेरे को ये। और ऐसी यात्राएं होनी भी चाहिए, और भी होनी चाहिए ऐसी यात्राएं। तो यही कहना है मेरा। बहुत कुछ कितना सीखने को किलोमीटर मिला। उसमें चलना होता है? 1200 किलोमीटर पैदल चलना होता है? पैदल 1200। तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप इतना थक जाते हैं कि फिर ऑब्जर्वेशन आपकी थोड़ी कम हो जाती है? हाँ बिल्कुल कम हो जाती है, मन उछटने लगता है। यात्राएं मतलब तोड़ती हैं, बड़े तरीके से तोड़ती है ना। 15 दिन तो बहुत ही, 15 दिन की यात्रा भी अपने आप में बहुत होती है, लेकिन आपको 45 दिन तक चलना है, तो चैलेंजिंग तो है। फिर मेरी यात्रा तो यहीं से शुरू हो गई थी। इस बार अस्कोट आराकोट का थीम था नदी के उद्गम से, ओरिजिन से तो उसके संगम तक की यात्रा। तो मैंने एक यात्रा की पिनात से लेकर क्वारप तक की, कोशी नदी की यात्रा की। तो करीबन 70-80 किलोमीटर की ये यात्रा भी थी। इसके बाद मैं पांगू में शामिल हुआ। तो एक हाँ चैलेंजिंग तो है ही, और हाँ मतलब अपना समाज देखने का एक अच्छा मौका है कि समाज क्या कर रहा है आखिर, क्या कर रहा है फिर समाज? समाज मतलब जो, अगर मेरा मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन जो आपके बारे में, आपके माध्यम से बताऊंगा मैं, कि आधा पहाड़ कीड़ा जड़ी लेने गया है और आधा पहाड़ 4 धाम यात्रा में गया है। ऊपर का आधा पहाड़ जिन 7 डिस्ट्रिक्टों को हम कवर कर रहे हैं। कौन कौन जिले हैं वो भी बता दीजिए। पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, उसके बाद टिहरी हो गया और उत्तरकाशी हो गया। ठीक। तो ये जिलों में से ये यात्राएं गुजरती हैं। तो इन जिलों में मतलब ये है कि हमको वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग ही मिले हैं, तो इसीलिए मिले हैं क्योंकि नौजवान तो सब रोजगार की तलाश में निकले हैं। अच्छा। कोई कीड़ा जड़ी लेने निकला है, तो कोई 4 धाम में खच्चर चला रहा है, चूड़ियां बेच रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। मतलब ये बताइए, कुछ ऐसे भी गांव आपको देखने को मिले कि जिनसे आपको उम्मीद जगी हो कि हाँ ये कुछ बढ़िया कर रहे हैं, इस गांव में कुछ अलग है? बहुत से गांव हैं, बहुत से गांव हैं खेती किसानी में अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो वहीं रहना चाहते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन और महिलाओं की स्थिति है बहुत खराब भी देखी है और ठीक ठाक भी देखी है कि मतलब जो हमारे साथी हैं जिन्होंने छठी बार ये यात्रा की, तो वो बता रहे हैं कि पहले तो स्कूल में महिलाएं नहीं मिलती थी ना, अभी तो महिलाएं टॉप करने लगी हैं, बच्चियां टॉप करने लगी हैं। तो ये बड़े प्रयास भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नकारात्मक है। मतलब सकारात्मक चीजें भी आपको देखने को मिली हैं। बहुत पहलू भी है सकारात्मक। तो जब आप इतनी बड़ी यात्रा करते हैं तो आप ये भी सोचते हैं कि एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा हमारा गृह क्षेत्र जो सोमेश्वर है वो ऐसा है और जहां अभी हम हैं ये ऐसा है, तो आप कैसे देखते हैं, कैसे अपने? मैं इस यात्रा के जरिए ये देख पाया कि सोमेश्वर जो है, हम जिन इलाकों में यात्राएं कर रहे थे वो मध्य हिमालय के ऊपरी हिमालय की यात्राएं थी जहां हम यात्राएं कर रहे थे। सोमेश्वर जो है बहुत मैदानी इलाका मान के चलो इसको, इस कंपैरिजन में, ठीक है। तो सोमेश्वर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और सोमेश्वर में संभावनाएं जो है लगभग खत्म ही है, क्योंकि व्यक्तिगत हो गया है मामला। मैं यही कहूंगा मुझे लगा तुम बोल रहे हो कि संभावनाएं बहुत है। संभावनाएं, चलो फिर से कह देंगे इसको, संभावनाएं सोमेश्वर में संभावनाएं बहुत, क्या बोलूं इस सोमेश्वर में सब। अच्छा, मैं वैसे नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ कि भौगोलिक दृष्टि से आप कैसे? भौगोलिक दृष्टि से सबसे संपन्न इलाका है सोमेश्वर घाटी, बेहतरीन इलाका है सोमेश्वर घाटी का। अगर इसको कंपेयर करें, मुझे लग रहा है आपने पहले राजनीतिक दृष्टि से या फिर सामाजिक दृष्टि से कुछ बता दिया। नहीं, मैं इसलिए तरीके से देख पा रहा हूँ कि व्यक्तिगत हो रहा था, सामाजिक दृष्टि से बता रहा हूँ। वो समाज अभी भी समुदाय में है, ठीक है। अच्छा। वो वहां अभी भी सामुदायिकता बची हुई है, लेकिन यहाँ सामुदायिकता नहीं बची हुई है। अगर सोचो कि हम 40 लोग हैं यात्री, सोचो कि तुम्हारे गांव में आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, ये 40 आदमियों को कहाँ खिलाए, कहाँ ठहराए। लेकिन वो गांव की अपनी सामुदायिकता है, साथ में खाना बनाया, साथ में उन्होंने सुलाया है, अपने अपने घरों में सुलाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ नहीं करेगा कोई ना ऐसा। जब मैं अपने खुद के गांव की बात कर रहा हूँ, मैं जब उन गाँव में खा रहा था ना, फ्री का खा रहा था, ठीक है। हालांकि उन्होंने मतलब बहुत प्यार से खिलाया है, उन लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मतलब मैं फ्री का खा रहा था। तो मैं तब समझ रहा हूँ ना कि मैं अपने गांव में आते तो मैं तो अंदर लुक जाता ना।
कौन जो आगे कौन जा आगे 40 लोग कैसे संभाले, हम कहाँ रख टिकाए। मेरे गांव में क्या नाम कहते हैं पंचायत घर खत्म हो रखा है, वहां उन लोगों ने अपने सामुदायिकता के बल पे अपने पंचायत घरों को इतना खूबसूरत बनाया है, उनमें बिस्तर का इंतजाम किया है, चादरों का इंतजाम किया है, खाने का इंतजाम किया है। तो वो सामुदायिकता दिखती नहीं है ना इधर हमको, ये कहूंगा मैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि अरे ये तो पैसे वैसे कमा रहे होंगे या फिर हाँ, जबकि वो पैसे ऐसे ऐसा कोई भारी पैसे नहीं कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन उनके अंदर जो वो है कि यार यो पौड़ अगी इनको, यार इनको अच्छा, और अपनी इज्जत पे भी ले रखा है ना उन्होंने। ठीक। अब यहाँ तो सब व्यक्तिगत हो गया समाज। हम तो देखेंगे कि यार कोई अगर डबल दीदी हो तो इनको ठहरा देते। आदमी ये भी सोचेगा कि आज मैं इनके लिए खाना पका रहा हूँ, इसके भी पैसे मिल जाते तो अच्छा ही था। तो ये है ना, ये समाज वहां यहाँ नहीं है। इसलिए मैं वैसे सोमेश्वर में काफी संभावनाएं है, ऐसा कोई कुछ नहीं है, संभावनाएं हर जगह होती हैं, पर अब उनका सही वक्त पता नहीं कब आएगा। अच्छा, तो कभी कभी मैं एक बार बीच में आपकी कोई पोस्ट देख रहा था कि आप मतलब ऐसी कुछ थी कि वो संकेत दे रही थी कहीं आप राजनीति में तो नहीं उतर रहे हैं, ऐसे कुछ ना कोई राजनीति। मैंने स्क्रॉल किया कर आपकी वॉल पे, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं, आपने डिलीट कर दिया क्या था। एक पोस्ट तो थी वो, तो है क्या कहीं भविष्य में अभी आने वाले? अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। पंचायत चुनाव आ रहे नहीं तो ना पंचायत चुनाव में तो नहीं हो पाएगा, बड़े विधायकी में बड़े ही चुनाव लड़ूंगा ना। क्योंकि मैं जब कई बार पोस्ट करते हैं ना कि युवा राजनीति में नहीं आ रहे, मैं सोमेश्वर घाटी में कई बार पोस्ट करता हूँ, बिल्कुल, तो उसमें लिखा होता है नेक्स्ट विधायक हर्ष काफर, ऐसा भी कुछ लोग लिखते हैं। हालांकि आपके चाहने वाले तो उनको नेक्स्ट विधायक तो क्या आपका वैसे है कभी, मतलब अभी तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, देखो क्या पता क्या बन जाए। ठीक। तो अभी आपने अस्कूट आराघुट की बात की और राजनीति को छोड़ देते हैं, राजनीति दूसरी भी सही होगी। अभी ये बताइए कि उत्तराखंड में ये सवाल थोड़ा हल्का है, कह रहे हैं कि शादी वादी नहीं हो रही, मतलब क्या चक्कर है? आपकी होगी क्या? नहीं, शादी नहीं हो पाई है। उम्र तो हो गई होगी? उम्र तो हमेशा शादी की हो ही जाती है, उम्र तो निकल गई है। तो कुछ लोग मतलब एक मैसेज आया था मेरे को कि क्या हर्ष काफर की प्रेम विवाह होने वाली है या फिर नहीं होगा तो देखो आप पता नहीं यार कैसा विवाह होगा, ऐसा भी नहीं कह पाऊंगा मैं, प्रेम विवाह हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन अरे हो तो सही कैसा भी हो यार। अच्छा, थैंक यू भाई जिसने भी सवाल पूछा। अच्छा, ये बताइए कि शादी में वैसे दिक्कत हो रही है पहाड़ में? शादी में तो दिक्कत तो है ही, शादी में दिक्कत क्यों नहीं है यार, है तो है। क्यों हो रही होगी दिक्कत? ठीक है, जो भी हो रहा है हमारे सर में आता है, सब सारी दिक्कतें हमारे सर में। अच्छा, अभी आप चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए मुकेश के साथ आप काम करते हैं। मुकेश हमारे सोमेश्वर का ही लड़का है। बिल्कुल। अभी पिछले कुछ समय से आप लोग रील्स बना रहे हैं और एक तरह से व्यंग्यात्मक होते हैं वो, कहीं ना कहीं एक कटाक्ष भी होता है समाज पे भी, सरकार पे भी, नीतियों पे भी। तो कैसा अनुभव रहता है मुकेश के साथ काम करके? हालांकि बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं लेकिन थोड़ा कैमरा साई रहे हैं। कैसा? ना कैमरा साई तो कभी नहीं रहा वो। मुकेश के साथ मैं करीबन 2.5-3 साल से काम कर रहा हूँ। कहाँ भेंट हुई आपकी, कैसे मिले आप? नहीं, मैंने फोन किया था उसको, मुकेश को एक रोज, और हमारी काफी विस्तृत बात हुई कि हम किस तरीके का सोच पा रहे हैं। तो हम एक ही तरीके का सोच पा रहे हैं, इसलिए हम अभी भी साथ हैं। भविष्य का कुछ नहीं कह सकते किसी के साथ में भी, लेकिन अभी हम बहुत क्लोज हैं इन चीज़ों को लेके, और उसका अपना टैलेंट है कैमरे के पीछे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसकी फ्लुएंट कुमाऊनी जो वो बोलता है, बहुत रफ्तार से कुमाऊनी बोलता है, वो हम सब देखते हैं और अच्छा लगता है। और अभी हम मतलब नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे साथ ही में। फायर इन हिमालयाज में भी हुई? हाँ, वो हमेशा साथ ही है उसमें, वो जितनी मेरी है उतनी उसकी भी है। ठीक। तो मुकेश मतलब बढ़िया लड़का लगा आपको? है मुकेश बढ़िया आदमी है। तो पैसे कैसे कमाते हैं आप लोग? पैसे हम लोग ऐसा करते हैं कि हाफ कर लेते हैं जितना भी हम पैसे कमाते हैं, तो हमारा 50% है। मैं बोल रहा हूँ कैसे कमाते हैं पैसा? हम लोग जो है सोशल मीडिया से हम लोगों ने बहुत पैसा छापा है। अब इतना नहीं छाप पाए कि हल्द्वानी में मकान बना पाए कि हमारी शादी हो पाए। कुछ सालों में हम इतना पैसा छाप चुके होंगे कि हम मेरा भी और मुकेश का भी एक मंजिला मकान होगा। एक ही मंजिला? हाँ, एक ही मकान होगा, एक मंजिल में वो रहेगा, एक मंजिल में मैं रहूंगा। काम करने के लिए सज रहेगी। बिल्कुल। तो ये बताइए कि हल्द्वानी में जाने की इच्छा है आपकी? वैसे बस नहीं, मेरी इच्छा नहीं है हल्द्वानी में जाने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वहां रहूंगा नहीं, इच्छा नहीं है वहां जाने की,
लेकिन ये नहीं कहूंगा कि काम के सिलसिले में आप वहां रह सकते हैं, लेकिन रहने की इच्छा यही है, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ हमें जन्म मिला है, साफ हवा साफ पानी में। इसके भी मजे ना ले पाए तो कोई फायदा नहीं है। ठीक ठीक ठीक। आपने एक बार कहा कि उत्तराखंड से पलायन के विषय में ये सवाल है कि आपने एक बार कहा था कि जो साथी लोग हैं वो तो चले गए, मतलब एक कविता है आपकी, तो काठी लोग जो है बचे हैं। अगर कविता आपको याद है वो सुना दीजिए। नहीं, कविता तो याद नहीं है, पोस्ट टाइप की थी। हाँ, पोस्ट होगी वो। तो साथी लोग कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, साथी लोग का मतलब जो है कि वो पढ़ने लिखने में अच्छे थे, ठीक है, और उनको क्लियरिटी थी कि पैसा कमाना है, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, उनको पैसा कमाना था, तो वो साथी लोग हैं। जिन्होंने इन पहाड़ों से प्यार किया वो यही रह गए ना, और हो सकता है उनको अवसर नहीं मिले हों, तो यही थे वो। तो ये मतलब कहावत ही है, जो काठी थे वो यहीं रह गए, जो साथी थे वो चले गए। तो अपने आप को आप काठी मान रहे हैं क्या? काठियों में ही मान रहा हूँ अभी तो मैं अपने आप को। मतलब गांव वालों को भी काठी मान रहे हो आप? सब ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, प्रेम है अपना अपना यार हर्ष भाई। हाँ, प्रेम भी है, प्रेम की वजह से ही है वो। तो क्या लगता है कैसे रुकेगा प्लान, या फिर अगर रुकेगा तो क्या उतनी व्यवस्था हो पाएगी हमसे, मतलब संसाधनों के द्वारा? हाँ, बिल्कुल हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी। अगर हल्द्वानी में जनता है तो चीजें हैं ना, जनता के होने से चीजें होती हैं। अगर वहां वो उससे पहले तो बीहड़ था, मान के चलो ना, बीहड़ था वो रैमजे के टाइम पे या उसके टाइम पे बीहड़ था वो, ठीक है। जनता यहाँ है, जहां जनता होगी वहीं चीजें डेवलप होना शुरू होंगी ना। जनता होगी तो आपका दूध भी बिकेगा, जनता होगी आपकी सब्जी बिकेगी, जनता होगी, क्योंकि आपस में ही तो शेयर कर रहे हैं हम चीजें। तो जनता का होना बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ पे दूध गाय पाल भी लोगे तो दूध किसको बेचोगे यार? 4 आदमी नहीं मिल रहा दूध खरीदने के लिए तुम्हें, जो है उसके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल। तो वो जनता का होना बहुत जरूरी है। जनता होगी तो उसका कल्चर बचेगा, जनता होगी सब कुछ बचेगा। बिल्कुल। तो आजकल उत्तराखंड में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, और छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे भी मतलब आंदोलन हो रहे, कई बार अनशन होते, कई बार खून की चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। तो आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में कोई राजनीतिक उलटफेर होने वाला है, या फिर ये खाली सोशल मीडिया में इसका कोई सही प्रभाव पड़ने वाला नहीं है? नहीं, दोनों चीजें हैं। लोग सोच रहे हैं, लोग आक्रोशित तो है ही हैं, और मतलब इस दिशा में सोच पा रहे हैं, यही बड़ी बात है। अभी एक चेहरा बहुत वायरल हुआ है पिछले दिनों, बिरजू मयाल भाई है हमारे, एक रामनगर से, कोटाबाग से, मतलब जगह बदलते रहते हैं अपनी। तो उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कई लोग उनको मानते हैं, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो उत्तराखंड में एक आंदोलन, नए आंदोलन का जो है एक चेहरा होंगे, जो भी आप आंदोलन होंगे। आप कैसे देखते हैं उसको? नया आंदोलन नाम की कोई चीज होती नहीं है। हाँ, मतलब आंदोलन ही होता है, और उसके लिए आंदोलनरत रहना पड़ता है आपको हमेशा से। और बिरजू भाई सही मायनों में ब्लॉगर हैं तो है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन जिस किस्म की सरकार है उस किस्म के लोगों के लिए बिरजू भाई बिल्कुल सही आदमी है। मुझे बहुत पसंद है बिरजू भाई का अंदाज, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ऐसे गहन आंदोलनकारी हैं अभी। हाँ, लेकिन वो आग जरूर है बिरजू भाई में, जो एक आंदोलनकारी में होनी चाहिए। और जो सरकार से बात करने का जो अंदाज है उनका इस परिस्थितियों में बहुत सही है, कि जिस तरीके से सरकार सुन नहीं रही है, इसी तरीके से बात की जा सकती थी उससे, या तो फिर बहुत तरीके से बात की जा सकती है, या इसी तरीके से बात की जा सकती है, खासकर ठेकेदारों से। तो कुल मिला के तरीका उनका आपको पसंद आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड की बिल्कुल सही चीज? हर आदमी से वो एक ही तरीके से बात नहीं की जा सकती ना। आप है तो लास्ट में, अंत में तो है तो हम जनता ही, तो हमें एक नागरिक की तरह भी तो बिहेव करना ही पड़ेगा। दूसरे का अपमान करके तो काम चलेगा नहीं ना। आपको किसी को अपमानित करना हमारा वो नहीं होना चाहिए, बल्कि मतलब अपना काम और जनता के लिए जिस तरीके से काम होता है वही। लेकिन उनकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। हाँ, हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी उसकी। जेल जाते रहते हैं, आते रहते हैं, और फिर भी डरते नहीं है, छोड़ कुछ बक देते हैं। बढ़िया करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। फिलहाल काफी बातें हो गई हैं, लगभग 30 मिनट का इंटरव्यू हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप जाते जाते आप 2-4 बढ़िया कविताएं सुना दें, 2-4 बढ़िया कविताएं सुना दें, उसमें से एक आध आपकी हो, एक आध आपके पसंद। उससे पहले मैं एक बार और सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ। उत्तराखंड में राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे आपके कौन कौन से प्रमुख मतलब पसंदीदा कवि रहे हैं और लेखक हैं इन दिनों, जिनको आप पढ़ रहे हैं, या फिर आपने पढ़ना छोड़ दिया फिलहाल?
नहीं, मैं पढ़ रहा था। ये राज्य स्तर पे तो हमारे श्रीजीत मौर्य हैं, महेश पुनेठा जी हैं। मौन मुक्त की कविता संग्रह आया है, बहुत अच्छा कविता संग्रह आया है, हम खत्म करेंगे वो, मतलब हर किसी को पढ़ना चाहिए। अनिल कार्की जी हैं हमारे। उसके बाद क्या नाम कहते हैं, बहुत से नए उभरते कवि हैं, दीपिका ध्यानी को पढ़ना चाहिए। और देव है मुंशियारी का, उसकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, हालांकि उसकी कोई किताब नहीं आई है। और बहुत से कवि हैं, सभी सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लिख रहे हैं। और हाँ, कहानी के मामले में विवेक संभाग की एक कहानी आई है। कहानी क्या, नोवेला है, वो उपन्यास टाइप का है, 97 पेज का। वो मुझे बहुत पसंद आया। वो है घाचर घोचर। वो मुझे बहुत पसंद आया था। ये लेखक कहाँ के हैं? ये है कर्नाटक के लेखक हैं। और अच्छा, हिंदी ट्रांसलेशन? हाँ, कन्नड़ में ही लिखी गई है मूल तरह, मूल भाषा में वो, लेकिन उसका जो अनुवाद हुआ है 18 भाषाओं में हुआ है। बहुत अच्छी किताब लगी मुझे वो। घाचर घोचर। घाचर घोचर। तो आपने कहा कि एक नाम लिया आपने, बोला कि उनकी अभी कविता की मतलब प्रकाशित नहीं हुई है। हाँ। तो मैं ये भी एक सवाल करूंगा आपसे, मैं भूल गया वो सवाल करना, कि आपकी कोई कविता, मेरा कोई कविता कब आएगी या फिर नहीं आएगी, कब आएगी, मतलब क्या? अभी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आए। विचार है कुछ? हाँ, विचार तो हमेशा चलते रहते हैं। तो किसी प्रकाशक ने आपको कभी ऐसा बोला नहीं कि आप बोला मेरे को प्रकाशक ने, आप देखो उनसे बात चल रही है इस विषय में, या फिर आप किसी ऐसे प्रकाशक को देख रहे हैं कि जो आपको जज जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रकाशक जज जाए। वो सही वक्त तो होगा कविताओं का ना। अच्छा। हाँ। लगातार लिख रहे हैं या फिर कभी कभी लिखते हैं? नहीं, आजकल तो मैं बस इसी डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में ही चला गया हूँ, तो जब मन करता है तो ऐसे लिख लेता हूँ। तो अब जब लिखते हैं तो कुछ ऐसी भी हैं जो किसी ने पढ़ी नहीं है या फिर सब पढ़ा देते हैं लोगों को? नहीं, बहुत सारी कविताएं ऐसी होंगी जो पढ़ने लायक ही नहीं है। अच्छा। तो उम्मीद करते हैं आपकी जल्दी किताब आएगी। तो फिलहाल आप एक दो कविता। हाँ, महेश दा की कविता है कि उन्होंने, हालांकि वो लिखी गई थी जब पंचेश्वर डैम बनने की तैयारी हो रही थी। अच्छा, किसकी कविता है? महेश चंद पुनेठा जी की। तो लेकिन वो भू कानून से भी जुड़ती हुई कविता है। भू कानून तो अब आ गया। हाँ, आ गया, भू कानून सही है। अभी आपने कुछ लिखा अभी था? तो हम समझेंगे उसको। हाँ। बहुत समय लगेगा। तो वो भू कानून से जुड़ती हुई कविता है कि पहली बार नहीं दिखाए जा रहे ये सपने, वे सपनों के सौदागर हैं। जब जब पड़ी है उन्हें जमीन की जरूरत, वो सपनों के पैकेज लेके आ गए। तुम घर के बदले घर मांगोगे, वो हाँ कह देंगे। तुम जमीन के बदले जमीन मांगोगे, वो हाँ कह देंगे। तुम खेत के बदले खेत मांगोगे, वो हाँ कह, तुम जंगल के बदले जंगल मांगोगे, वो हाँ कह देंगे। यहाँ तक कि तुम नदी के बदले नदी मांगोगे, वो तब भी हाँ कह देंगे। सिर्फ तुमसे एनओसी में दस्तखत मांगेंगे। वो ऐसे खोल देंगे सपनों के थान, जैसे कपड़े का व्यापारी खोल देता है थान के थान। मगर सोच लेना, समझ लेना, जान लेना, बूझ लेना, क्या हुआ था उनके सपनों का जिन्हें तुमसे पहले दिखाए गए थे सपने। वो आज भी अपने सपनों की लाश लिए घूमते हैं दर दर। पहली बार नहीं दिखाए जा रहे ये सपने, वो सपनों के सौदागर है। बहुत बढ़िया। एक और कोई कविता? और कोई कविता अगर मेरे को याद, अपनी सुनाइए ना। अपनी कविताएं तो मेरी ऐसी रहती हैं। दाजू में पहाड़ छू, डाई ढूंगे दीवार छू, बाजे सुखी काट छू, सैण सैण कशियाला में तो ठाड़ धार छू, पूसम है ना हाउ छू, जेठा दिना घाम छू, आओ बैठो चाह पियो, चिन के खाचा टपुक लियो, देख लियो अब जेल छू, यो ही मेरे पछाड़ छू, दाजू में पहाड़ छू। बहुत बढ़िया। तो अब क्या चाय बना रहे हैं? बस। तो दोस्तों फिलहाल हर्ष भाई जो है जाने लग रहे हैं वापस, और इनसे काफी बढ़िया बात हुई। कैसी आपको लगी बातचीत आप कमेंट करके बता सकते हैं। टाटा, जाओ जाओ तुम अब। और नमस्कार। तो कोशिश की थी इनके साथ वीडियो बनाने की, बातचीत करने की। अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप हर्ष भाई के फैन हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। कल आपको मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। कल शायद मैं भतीनेश्वर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे होने वाला है शिव पुराण। ठीक छू हिटो यहाँ पे अब हूँ। चलो ठीक छू, चलो मैं इनको छोड़ के आता हूँ। ख्याल रखिए दोस्तों। जय श्री राम।